हूँ। हम लोग अपने काम धंधों से ही अपनी राजनीति में भी लोगों की जन सेवा कर रहे थे। आपको विदित ही होगा कि यहाँ पे हम सभी जगह चाहे कहीं मंदिर बनता हो या किसी गरीब का मकान हो, कुछ भी हो, मेरे भाई के द्वारा मदद। क्योंकि क्रेशर में तो आटा दाल चावल और हीरे मोती निकलते हैं, हमारे क्रेशर में ही वही खनन हो रहा है। नहीं तो ये हमारा ही क्रेशर क्यों बंद है। और जैसे विपक्ष आरोप लगाता है कि आपको बोलना नहीं आता और विधानसभा में कोई परफॉर्मेंस आपकी कोई खास नहीं। यमुनोत्री विधानसभा का जो शहर भी है, चाहे नगर पालिका बटकोट है, चिन्याली सौड़ है, इसमें कहीं पे भी कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो आप इसी से लगा लीजिए कि मूलभूत समस्याएं कितनी विकराल हैं। हूँ सुनील थपलियाल और तीखी बातचीत को लेकर हम आपके बीच आते रहते हैं। और क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव और 70 के 70 विधानसभा में जो प्रत्याशी है वो अपनी क्षेत्र में जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। और यमुनोत्री विधानसभा की अगर हम बात करें तो आज हम हैं चकर गांव में, जहां पर जो है वर्तमान जो विधायक हैं संजय डोभाल, वो हमारे बीच में है। और इनसे आज हम इन्हीं के गांव पहुंच करके तीखी बातचीत। डोभाल जी, आपका तीखी बातचीत में स्वागत है। आपने राजनीति के माध्यम से जन सेवा को क्यों चुना, क्योंकि आप विधायक भी हैं वर्तमान में और 27 की तैयारी भी। बहुत बहुत धन्यवाद थपलियाल जी। देखिए, जन सेवा करने के दो तरीके हैं, या समाज सेवा के साथ किया जाए या चुने हुए जनप्रतिनिधि के तौर पे। और जो मेरा अपना सोचना है उस पर, अगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो आप जन सेवा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जन सेवा का अपना लक्ष्य बनाया है। और मेरा प्रयास है कि मैं यहाँ के अंतिम छोर के, जो यमुनोत्री विधानसभा है उसके अंतिम छोर के व्यक्ति तक मेरा पहुँचने का प्रयास। अच्छा, जैसे 2027 के चुनाव में आप कितने तैयार हैं, क्योंकि पिछले जो वादे पूरे हुए या नहीं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% वादे पूरे हुए हैं। फिर भी मेरा प्रयास रहा है कि ज़्यादातर वादों को पूरा करने का। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आप जानते ही हैं कि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं और भाजपा को अपार जन समर्थन इस उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड ने दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब तक शुरू में भाजपा को ये रहा कि निर्दलीयों को साथ के चलना है, तो उन्होंने लगभग 2 साल तक मेरे सभी कार्य हुए हैं। और जो कार्य आज आपको धरातल पे दिख रहे हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे कई सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, या रोपवे का काम है, या बीजेटी स्कूल का है, जो जगह जगह कई सड़कों के जो 40-40 साल से जो सड़कों के काम रुके हुए थे, 2 साल में मेरे सभी कार्य हुए हैं। अब 2 साल बाद आप भी देख रहे हैं, आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि उत्तरकाशी का हर नेता भाजपा में जा चुका है। तो निश्चित है कि जिस पार्टी में हर एक व्यक्ति जाएगा तो उस पार्टी को अगर हम खलेंगे तो और क्या कर सकते हैं। जो लोग यहाँ, जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी है, चाहे कांग्रेस से करी है, दूसरे से, उनका एक ही लक्ष्य है कि यमुनोत्री के कामों को रुकाना, और वो उसमें काम हुए। अच्छा, जैसे विपक्ष आरोप लगाता है कि आपको बोलना नहीं आता और विधानसभा में कोई परफॉर्मेंस आपकी कोई खास नहीं है। देखिए, उन लोगों को पता ही क्या है, जो देखिए पंचायतों के कुछ नेता हैं जिन्हें एक तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दूसरी तरफ अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो और क्या आरोप लगाएंगे। क्योंकि मेरा कार्यकाल उठा के देख लीजिए, और शुरू से लास्ट तक, चाहे सड़क है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे शिक्षा है, मैं शुरू से ही सदन में रख रहा हूं। और मैंने कभी ये भी नहीं करा कि मेरी यमुनोत्री विधानसभा है। आपने देखा होगा, मैं 2022 में ही ये बोल चुका हूं कि भाई अगर स्वास्थ्य वाला मामला है तो कम से कम उत्तरकाशी और नौगांव में, दोनों ही मेरी विधानसभा नहीं है। मैंने एक विधानसभा में बात रखी थी कि भाई पहले उन 2 जगह पूरे स्वास्थ्य के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाएं। उत्तरकाशी हमारा हेडक्वार्टर है और नौगांव हमारा ये यमुना घाटी का हेडक्वार्टर ही समझ लीजिए आप। तो है, अगर मैंने इसे राजनीति से ऊपर हटकर ये करना चाहा। अब सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये आपके सामने है। अच्छा, जैसे भाजपा सरकार ने काम रोक रखे हैं आपके, जो आप अभी बता रहे हैं,
तो आप अब उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, मेरा प्रयास है, आपने देखा होगा आज तक मुझे नहीं लगता कि उत्तरकाशी के इतिहास में देहरादून में इतना बड़ा जन समर्थन किसी ने सरकार के खिलाफ जुटाया हो। मैं यहाँ से लगभग हम 4-5 हज़ार लोग उस कंडीशन में भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे जब लोगों ने यहाँ नौगांव से, सरकार ने नौगांव से और चिन्यालीस रोड से रोकना शुरू किया था, और हमारे लोग रात के 1-2 बजे चले हुए थे और अगले दिन शाम को 4 बजे हमारे लोग और हम देहरादून पहुँच पाए। उसके बावजूद भी, और वो हमारी अपनी मांगों के लिए था, और उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं टूटी है और सरकार ने हमारे काम जो जस के तस रोके हैं। आजकल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे आश्वासन दिया है कि मैं आपकी जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको जल्द से जल्द आगे बढ़ाऊंगा। और मैंने चिन्यालीस रोड में भी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने एक ही बात बोली थी कि अगर हमने विरोध किया है, आप हमारा काम करिए, हम आपको जितने लोग विरोध के लिए लाए थे उससे ज़्यादा लोग स्वागत के लिए और आभार व्यक्त करने के लिए देहरादून ही लाएंगे अगर आप यहाँ नहीं आएंगे। भाई हमें ये चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो विकास की गति रुकी हुई है, जो विकास अवरुद्ध किया हुआ है लोगों ने, कि भाई ऐसा ना हो कि निर्दलीय विधायक है इसके लिए क्योंकि सारे लोग तो भाजपा की गंगा में नहा चुके हैं, तो निश्चय ये है कि उनके पास और कुछ नहीं है, तो बहाना बनाने के लिए ये चीज़ें तो होंगी कि भाई संजय डोभाल विकास नहीं कर पाया है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि और आशा है कि अभी भी 10 महीने का समय है और इसमें जो रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा कराने का पूरा प्रयास है। अच्छा, जैसे मैं देख रहा था कि क्योंकि आपका भाई का क्रेशर भी है और वो भी बंद पड़ा है। देखिए, अब मैं यही बोल रहा हूँ, ये एक मैंने कभी, मैं हो चाहे मेरा परिवार हो, मेरा भाई हो, हमने कभी इस बात के लिए माना नहीं किया है कि हम खनन का कारोबार नहीं करते हैं। लोग कहते हैं भाई जब अगर हमारा अपना वो होगा, राजनीतिक सेवा के साथ साथ अपने काम धंधे भी होंगे तो हम तभी तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ना। और मैं आपको इस बात के दावे से कह सकता हूँ, चाहे मेरा भाई चेयरमैन है, मैं विधायक हूँ, हम लोग अपने काम धंधों से ही अपनी राजनीति में भी लोगों की जन सेवा कर रहे थे। आपको विदित ही होगा कि यहाँ पे हम सभी जगह, चाहे कहीं मंदिर बनता हो या किसी गरीब का मकान हो, कुछ भी हो, मेरे भाई के द्वारा मदद की जाती है। और हमने कभी ये भी नहीं बोला कि हम खनन का कारोबार नहीं करते। मैं एक समय था कि मेरा भाई उत्तरकाशी का सबसे बड़ा टैक्स पेयर था, ठीक है। आज कुछ चंद लोगों की वजह से आप ही का क्रेशर बंद क्यों? केवल हमारा ही क्रेशर बंद है। हौरों के, मैंने पहले भी कहा है कि हौरों के क्रेशर में तो आटा दाल चावल और हीरे मोती निकलते हैं, हमारे क्रेशर में ही वही खनन हो रहा है। नहीं तो हमारा ही क्रेशर क्यों बंद है? और जबकि हमारा क्रेशर मानकों में पूरा है और आज का नहीं है, लगभग सबसे पुराना क्रेशर भी है, भाई का ही है। तो ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है तो क्या है? बस लोगों को ये लगता है कि इनके हर तरीके से इनको कमजोर किया जाए, उसमें एक ये भी है कि क्रेशर बंद किया जाए। कोई बात नहीं है, ये है कि बोलते हैं समय है, समय सबका है, समय ही बलवान है। तो जैसे जो है हम देख रहे हैं कि नगर पालिका में आपका भाई चेयरमैन बना है, तो उसका लाभ मिलेगा आपको या नुकसान मानते हैं आप? देखिए, अगर मेरा भाई काम अच्छे नहीं करेगा तो नुकसान मिलेगा, और अच्छे करेगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारा खून से लेके रिश्ता है। तो वो मैं गलत करूँगा तो उसको नुकसान होता जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था। अगर वो कुछ गलत करेगा तो, पर मेरा मानना यह है कि आप अभी 1 साल का कार्यकाल हुआ है भाई का, उसमें जो अभूतपूर्व कार्य आज तक हुए हैं 1 साल के अंदर, देखा जाए तो वो आज तक के नगर पालिका, नगर पंचायत के इतिहास पे भारी पड़ेगा। और मुझे आशा ही नहीं, जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं उसके बदौलत हमें लोगों का, हमारे परिवार के प्रति विश्वास और बड़ा होगा।
अच्छा, जैसे 2027 में, क्योंकि 22 में जब आपका कांग्रेस से टिकट कटा था तो एक सिंपैथी भी लोगों की बड़ी थी आपके प्रति, और 2027 में आपका क्या रहेगा कि किसी संगठन पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? देखिए, मैं पहले भी कहा चुका हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कांग्रेस से बाहर जाके चुनाव लड़ूंगा। उस समय भी लास्ट तक ये था कि भाई आप खुद ही एक अंदाज़ा लगा लीजिए, जब मैं 2022 में कांग्रेस छोड़ के गया हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन 4-4.25 साल में कोई कांग्रेस की मीटिंग यमुनोत्री विधानसभा में हुई होगी। और हम लगभग हफ्ते 10 दिन में तीनों ब्लॉक हैं हमारे पास, बड़कोट, चिन्याली और डुंडा, एक मीटिंग हम एक महीने में हर ब्लॉक में जरूर करते थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब टिकट मेरा काटा गया था तो मैं बहुत निराश था, और मुझे यहाँ के यमुनोत्री के जनमानस ने ये कह के वो करा था कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हम संजय डोभाल के साथ जुड़े हुए हैं और आपको चुनाव लड़ना है। जबकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस परिवार के लिए मैंने अपना पूरा समर्पण दिया, उस परिवार ने मेरे साथ ऐसा किया, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं आज भी मुझे अपने उसी यमुनोत्री के जनमानस पे विश्वास है कि, और आप वैसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका मेरी तरफ और मेरा यमुनोत्री के जनमानस की तरफ कितना विश्वास है कि भाजपा के इतने वेग के बाद भी यमुनोत्री में उन्होंने संजय डोभाल को एक अभूतपूर्व विजय दिलाई है। तो आप ये मान के चले हैं कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि सब लोग भाजपा में चले गए, जी। आप निर्दलीय हैं, और यमुनोत्री का इतिहास रहा है कि पार्टी का कम और निर्दलियों को ज्यादा समर्थन मिला है। जी। तो क्या प्लान आप मान? देखिए, मैं जो मेरा यमुनोत्री का जनमानस मुझे आदेश करेगा, जो उनका आदेश होगा वो मुझे सिरोधार्य होगा। और क्योंकि जब संजय डोभाल खुद नहीं, यमुनोत्री के जनमानस ने उसे विधायक बनाया है, तो जो हमारा यमुनोत्री के जनमानस का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा और उसी के हिसाब से आगे बढ़ूंगा। आप अपने इस कार्यकाल को कितना सफल मानते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल जितना मैं एक निर्दलीय विधायक हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और मैं निर्दलीय के तौर पे अपने इस कार्यकाल को बिल्कुल सफल मानता हूँ। इतनी रोक टोक के बावजूद आप देखिए कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उत्तरकाशी में जनप्रतिनिधि या पॉलिटिकल आदमी के नाम पे एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। हर एक आदमी भाजपा में समा चुका है। तो निश्चिंत ही है कि अगर हम कुछ लोग भाजपा से बाहर हैं तो उनकी आंखों की किरकिरी तो होंगे ही। तो उसके बावजूद भी हम इतने कार्य कराने में सफल रहे हैं। जो कई कार्य तो ऐसे हैं कि 2-3 दशक से रुके हुए थे, वो कार्य कराने में अगर हम सफल रहे हैं तो मैं अपने कार्यकाल को सफल मानता हूँ। अच्छा, जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप एक दरोगा को नहीं हटा पाए और हड़ताल तक आपने करनी पड़ी आपको। तो अब आप यही देख लीजिए, अगर आपकी नज़र में ये सही है कि किसी बच्चे को रात को 12-1 बजे घर से बुला के उठा के लाया जाए और उसके साथ मार पिटाई कर जाए, और साथ में एक भाजपा का नेता गाड़ी में बैठ के उसी गाड़ी में बिल्कुल जो दरोगा की एसओ की सीट होती है उस पर बैठ के आ रहा है, और उसके बाद उसका लड़के का कहना है कि उन्होंने भी जो भाजपा का नेता उसने भी मारपीट करी। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि बड़कोट में भाजपा वालों ने कितना आतंक मचा रखा है, तो कहाँ से कार्य होंगे और कहाँ से एसओ हटेगा। तो ये तो यहाँ के जनमानस को देखना है। अगर हमने प्रयास, मैंने ही नहीं, सब लोगों ने, पूरी यमुना घाटी के लोगों का पूरा प्रयास था, सबने पूरी रोड 12 घंटे तक जाम रखी। उसके बावजूद भी सरकार के कानों में जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि सरकार ने अपने आंखों में पट्टी बांध रखी थी। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि किसी मासूम बच्चे के साथ क्या हुआ है। उन्हें केवल अपने नेताओं को बातों में आना है, वो चाहे कितना भी झूठ बोले वो उसी को सच मान रहे हैं। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि आप पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, लोग की जगह जगह कामों में संलिप्त हैं।
देखिए, ये आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन किया है और इसको मैं एक बात आपको बिल्कुल बता दूं कि अगर कोई एक पैसे का भ्रष्टाचार को बोल दे तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि उन्हें गंगा में नहाना पड़ा और वो खुद ही केवल इस भ्रष्टाचार की इस भ्रष्टाचार के बदौलत ही वो आज भाजपा में गए हैं। और वो रोज श्याम आवास के बाबू से लेके सचिवालय के बाबू के पैरों में तक बैठे हुए हैं। मतलब हाथ मिलाने की और वो करने की वो तो छोड़िए, वो बाबुओं के और सचिव और मंत्री तो छोड़िए, बाबुओं के ही पैरों में उनका टाइम निकल रहा है और उन्हीं की चमचागिरी में दिन भर वो व्यस्त रहते हैं। और वो अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बातें तो बोलनी पड़ेंगी। और ये वो आप वैसे ही देख लीजिए, वो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी के जो सगे नहीं हुए हैं कि आज जब 22 में ये लग रहा था कि हम कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो उन्होंने कांग्रेस का में गए। अब उन्हें लग रहा है कि भाजपा यहाँ से हटने वाली नहीं है तो अब वो भाजपा के गुलामी कर रहे हैं। भाई, आदमी को नैतिकता होनी चाहिए आदमी के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अनर्गल बातें, उनमें कोई नैतिकता है। अगर मेरे परिवार से कोई व्यक्ति ठेकेदारी कर रहा है तो आप बेशक बोलिए, या मेरी विधायक निधि में अगर कोई ब्लॉक का कर्मचारी बोल रहा है कि संजय डोभाल ने एक पैसे की कमीशन खाया है तो मैं अपने राजनीतिक उससे संन्यास लेने की वादा करता हूँ। अच्छा, जैसे सुनने में आ रहा है कि भाजपा भी आप पे डोरा डाल रही, कांग्रेस भी डोरा डाल रही कि आने वाले टाइम में आप हमारे पार्टी से टिकट लड़ो, तो ये सच है क्या? देखिए, राजनीति में कोई भी बात ऐसा नहीं है, ना कोई दरवाजा बंद होता है ना, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है कि हर कदम पे एक नया डिसीजन होता है। तो अभी ये कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब है, क्योंकि अभी चुनाव के लिए लगभग 10-11 महीने साल भर समझ लीजिए। तो अभी से मैं इन बातों में, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो मेरी जनता आदेश करेगी मेरे लिए वही सिरोधार्य होगा। अच्छा, नशा काफ़ी बढ़ गया है, आप देख रहे हैं, चाहे यमुना घाटी में देख लो चाहे गंगा घाटी में देख लो, उसे रोकने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू में जब तक मेरा और सरकार के बीच में समन्वय सही था, मैं लगभग हर हफ्ते में, चाहे बड़कोट है, चाहे चिन्याली सौड़ है, चाहे बरमखाल है, मैं यहाँ के जो एसओ हैं या सीओ हैं, मैं इनको बुला के बात करता था कि भाई ये है। और रिजल्ट भी आए हैं शुरू में। पर है क्या है कि मैं एक बात शुरू से कह रहा हूं कि पुलिस केवल एक व्यक्ति को पकड़ के ये मान लेती है कि हमने इस पे रोक लगा दी है, और जो व्यक्ति आ कहाँ से रहा है, कौन ला रहा है उस तक। और ये भी एक वो है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातें की जाती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें उन लोगों की संलिप्तता है जो जिनको रोकने का काम होना चाहिए। तो फिर जब गंगोत्री में ही वो होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो फिर गंगा कहाँ से साफ होगी, या गंगोत्री में ही गंदगी है तो फिर गंगा साफ कैसे होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक बारी पुलिस और प्रशासन ये सोच ले कि भाई कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रोकना बहुत छोटा है, पर बरसते कि ये लोग उसको पूरी ईमानदारी से करें। अच्छा, राजनीति के अलावा अपने जीवन में आप क्या पसंद करते हैं? देखिए, पर्सनल लाइफ हर एक की होती है, मेरी भी है। मुझे वैसे मैं कभी ये चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करता हूँ, पर जब आपने पूछा है तो मैं एक दो चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर्सनल लाइफ में। हमारा एक बाग है, आपने पता भी होगा कि मेरे दादाजी गुलशन के बाद दूसरे ऑर्चर्ड्स थे यहाँ के। मुझे आज भी अगर मुझे समय मिलता है या मुझे
मेरे को वहाँ जाके सबसे अच्छा लगता है। और आज भी बगीचे मैं अपने बगीचे में मैं वही, अगर कभी भी समय लगता है तो मैं वहाँ जाके 1-2 दिन बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करता हूँ और काम करते हैं वहाँ पे बगीचे में, बस सेब अपने का। बगीचे में वो करते हैं। अब समय नहीं मिल पाता, पर मेरे को आज भी, अगर मैं जब भी समय रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे 4 घंटे के लिए चले जाऊँ, मैं जाना पसंद करता हूँ। अच्छा, आने वाले समय में आप किस तरह का बदलाव का सपना देखते हैं यमुनोत्री में? देखिए, मैं मेनली तो क्या है कि क्योंकि हमारे पहाड़ों में, वैसे तो यमुनोत्री विधानसभा में यमुना घाटी में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर भी पर मेरा अपना एक सोच है। मैं शुरू में भी बोलता आया था, क्योंकि जब मैं 2022 का, आपने भी बात करी होगी, तो मैंने कहा था कि स्वरोजगार के अवसर हो तलाशने चाहिए। और यमुना घाटी में तो जैसे बागवानी, खेती और टूरिज्म का है, अगर सरकार की तरफ से, जैसे सरकार ने एप्पल मिशन का करा था, पर वो एप्पल मिशन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और कई सालों से उसमें लोगों के जो कार्य हुए हैं अभी तक, जो लोग परेशान घूम रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, हमें भी बोल रहे हैं कि आपके राज में क्या हो रहा है, ये हमारी पेमेंटें नहीं हो रही हैं, हमारे पैसे, लोगों का पैसा लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है। और टूरिज्म जो लोग कर रहे हैं वो ज़्यादातर स्वरोजगार से ही यहाँ पे कर रहे हैं और उस पर काफ़ी सफलता भी पाई है, इसलिए यहाँ पे। पर मैंने गंगा घाटी के लिए एक मेरा जो अपना मेरा मैप था, मैं आगे भी उसी को बढ़ाना चाहूँगा। अगर यमुनोत्री जनमानस ने मुझ पर वापस विश्वास किया कि जैसे वहाँ पे झील है, उसमें साहसिक पर्यटन वगैरह, वो मैं बार बार इन चीज़ों को मेरी कोशिश रहती है कि मैं इन चीज़ों के लिए ही कुछ कर पाऊँ। वहाँ पे जैसे तीर्थाटन के लिए भी है, तो उनको जैसे कई मंदिर बने हुए हैं, लोगों ने अपने संसाधनों से, गांव वालों ने उन्होंने बनाए हैं, तो उनको एक सर्किट में जोड़ के इसके लिए, बल्कि मेरी बात भी हो चुकी है, जो वहाँ पे जैसे हमारे मणि महाराज जी का है, चिन्याली गांव का है, सेम नागराजा है, जितने वैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, इनको जोड़ के एक सर्किट बने, जिससे कि वहाँ पे टूरिज्म की भी संभावनाएं बढ़े, चाहे तीर्थाटन की बढ़े। और उसके लिए भी कि झील में चाहे नौकायन हो या साहसिक पर्यटन हो, इन चीज़ों के लिए, और खेती और बागवानी के लिए अगर इन चीज़ों पे जोर दिया जाए, स्वरोजगार पे, तो तभी यहाँ से पलायन भी रुकेगा। और ये मेरा अपनी सोच। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई मर्तबा देखते हैं कि युवा जो है आपसे बड़े वो रहते हैं, तो क्या आपका संदेश रहेगा उनको? और देखिए, मेरा युवाओं के लिए एक चीज़ कहना है कि वही हमारा क्षेत्र हो, देश हो, प्रदेश हो, वो हमारा भविष्य है। और जो बातें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इसमें वो ये हमारे अंतिम गांव तक पहुँच गया है। अगर हमारा युवा थोड़ा सा वैसा करे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे यहाँ ये नशे का प्रकोप बढ़े। बस जैसा हमारा युवा मेहनती है, ईमानदार है, वो बस गलत चीज़ों की तरफ न जाके वो सही की तरफ अपना ध्यान दे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, और जिससे कि हमारा, चाहे क्योंकि हमारा इस सीमांत जिला ही है, हमारा जिला भी आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, क्योंकि बिना युवाओं के अच्छी सोच से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरा युवाओं से केवल इतना निवेदन है कि वो सब लोग अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और जो ये कुरीतियाँ पांव फैला रही हैं, इसके खिलाफ खड़े हों। अच्छा, यमुनोत्री जो है पृथक जनपद को लेकर के जो है काफ़ी टाइम से मांग भी हो रही है, 2011 में घोषणा भी हुई है, तो आपका क्या सोचना है कि पृथक जनपद बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जैसे जिस सोच के साथ उत्तराखंड बना था कि जब छोटी इकाई होगी तो हमारे
गांव के अंतिम छोर तक के व्यक्ति के पास विकास पहुंचेगा। तो यही है कि चाहे हमारा ये देख लीजिए टिकोची हो गया, चीवा हो गया, वहाँ से लोगों को 2-2 दिन लग जाते हैं, और वो भी अगर वैसा टाइम रहता है तो 2-2, 3-3 जगह उन्हें बर्फ़ और इनका सामना करना पड़ता है। तो कई बार तो हफ्तों तक वो बंद रहता है। तो जब ये छोटी इकाइयाँ होंगी और जगह जगह हमारे अधिकारी लोग बैठेंगे तो मुझे निश्चित ही विश्वास है कि क्षेत्र में विकास द्रुत गति से दौड़ेगा, और इसलिए जिला होना जरूरी है। अच्छा डोभाल जी, अंतिम क्वेश्चन कि मूलभूत सुविधाओं से कई क्षेत्र अछूते हैं, इस पर आपकी क्या कोशिश रही है और कितने आप उसमें सफल रहे हैं और या असफल रहे? देखिए, बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सफल रहा हूँ, क्योंकि ये देख लीजिए कि मैं पहले ही बोलता आया हूँ कि हमारे पूरे देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे मेन शुरुआत है, चाहे गांव की है या शहर की है। तो मेरे को नहीं लगता कि यमुनोत्री विधानसभा का जो शहर भी है, चाहे नगर पालिका बड़कोट है, चिन्याली सौड़ है, इसमें कहीं पे भी कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो आप इसी से लगा लीजिए कि मूलभूत समस्याएं कितनी विकराल हैं। और मैं आपको पहले से ही बोलता आया हूं कि भाई, और अभी पहले आपने एक क्वेश्चन में उठाया था, तो मैं अगर सबसे ज़्यादा अगर मैंने सत्र में बोला है तो इन्हीं चीज़ों के लिए बोला है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए। तो और कोई है ही नहीं, स्पेशलिस्ट एक भी नहीं है यमुनोत्री में। अरे गायनोकोलॉजिस्ट हो, चाहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलो या फिजिशियन बोलो या हड्डी रोग विशेषज्ञ बोलो, कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो और मैं ज़्यादा नहीं कहता, कम से कम मैं इन 4 साल के कार्यकाल में 200 लेटर तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को कह चुका हूँ। अभी मुझे जरूर आश्वासन मिला है अभी स्वास्थ्य सचिव पूर्वे जी से कि आपके यहाँ इस बार हम जरूर स्पेशलिस्ट देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि पूर्वे जी अपना ये वादा पूरा करेंगे, क्योंकि अभी तक तो वादे कई बार मुझे मिले हैं पर पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि अभी तक तो भाजपा के राज में ये होता है कि बच्चा रो रहा है तो उसे दूर से चॉकलेट दिखाए कि बेटा चुप हो जा, हम भी चुप हो गए, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ऐसा है कि आशा करते हैं कि अगर अभी भी सरकार को थोड़ा सा वो लगे कि निर्दलीय विधायक है पर जनता तो सबकी है, तो यहाँ पे जो विकास के कार्य रुके हैं उन्हें वो आगे बढ़ाए और हम पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि भाई संजय डोभाल एक निर्दलीय विधायक है और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं है, सर्वोपरि नहीं है। मेरे लिए मेरी जनता सर्वोपरि है और मैं उसी जनता के अगर काम होंगे तो हम भी जो जनता बोलेगी वो करेंगे, और अगर काम करेंगे तो जनता क्यों नहीं बोलेगी उस सरकार के लिए जो काम करेगी। बिल्कुल, अभी तक आप सुन रहे थे यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल जी को, और कहीं ना कहीं अब 2027 है और दोबारे में जो है जनसंपर्क उनका जो है तेज हो चुका है, और उसके अलावा बड़ी लंबी कतार है हर विधानसभा में प्रत्याशियों की, और अपने अपने तरीके से रुझाने के लिए और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बड़े बड़े दावे भी होंगे। और अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 2027 में विधानसभा का जो ताज है वो किसके सर चढ़ता है और यमुनोत्री की जनता किसको यमुनोत्री से विधायक बनाती है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहे और साथ में हमारा जो ये फेसबुक पेज है उसको फॉलो भी करें, ताकि हम और भी तीखी बातचीत के साथ आपके बीच आते रहेंगे और बहुत से क्वेश्चन जो जनता के हैं वो उनसे हम करते रहेंगे।